हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम करने जा रहे हैं पॉलिटी स्टार्ट। पॉलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। इसको समझना है बस आपने अच्छे से, और अगर आपने एक बार तसल्ली से समझा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न that you would want your polity, you would want your constitution to be based on certain logics. So if you understand those logics, then most of the things you would not have to remember. Why? Because आपको पता है कि यार लॉजिकल क्या साउंड कर रहा है, व्हाट लॉजिकल थिंग विल लीड टू द नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन। ओके, तो इसलिए इसको समझो बस ध्यान से, और कॉपी पेन लेके बैठना मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन पे बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ ज़्यादातर। आई डोंट लाइक टू फिल द होल स्क्रीन विद द ह्यूज क्वांटम ऑफ टेक्स्ट। तो वो फिर मैं थोड़ी कमेंट्री करना पसंद करता हूँ, दैट्स लाइक समथिंग दैट आई एंजॉय। तो टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या सवाल आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसकी यूटिलिटी है। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्टार्टिंग पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका रीजन ये है कि दिस इज वेयर द क्राउन रूल स्टार्ट्स इन इंडिया। तो एक जो वो आइडिया है ना कि स्टार्टिंग ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टार्ट हम यहाँ से लेके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कोर्स। उसके बाद में हम करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 61। अगेन इसमें से कभी एक आधी बार सवाल आया हुआ है। काउंसिल्स एक्ट 1892। देन वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ये जो है ना 1909 वाला, इसके बाद के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो नेक्स्ट विल बी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट वी विल कवर इसी एक्ट के मेन फीचर्स। इसके ऊपर ना आपको मेंस में भी सवाल आ सकता है। उसका रीजन क्या है कि इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता सवाल मतलब कि शॉर्ट कमिंग्स और मेन फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आया हुआ है। सो ये जो सवाल है ना, बेसिकली इसमें जो ये एक्ट है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस वन एंड द जीओआई एक्ट 1935, ये ना दो पार्ट्स में फॉल करता है सिलेबस के। ये आपको हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, आपको पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। सो इसलिए ना इसके आने की सवाल टू शो अप इन द एग्जाम, उसकी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इन दिस मॉड्यूल वी विल लुक एट the constitutional importance of these acts and not necessarily the historical importance of these acts. Historical importance would be covered by Bharat sir in the मॉड्यूल दैट ही इज टेकिंग राइट नाउ। अभी भी आप देख रहे हो वीडियोस डाल रहे हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, इसको देखने के बाद में वी विल मूव ऑन टू कि वाई साइमन कमीशन, गो बैक वाला साइमन कमीशन पहले आया क्यों, ठीक। और उसके बाद में दिस लिटिल बिट ऑफ फनी थिंग हैपेंड, कम्युनल अवार्ड, एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर डूइंग दिस हमारा भारत आज़ाद, तो आएगा उसके बाद में कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। So these are the things that we are going to cover in this module called the historical background, a very important and for some weird reason very overlooked part of the syllabus. Most institutes or most polity teachers that I worked with, they tend to not cover this for some reason. They are like कि अरे हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, हिस्ट्री वाले बोलते हैं पॉलिटी में कवर हो जाएगा, एंड देन एवरीबडीज चाइल्ड इज नोबडीज बेबी। वो हो जाता है इस मॉड्यूल के साथ, इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। तो हम इसको इसीलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो चलो करें स्टार्ट फिर। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये एक ना आप हल्का सा मैप देखो। आई कांट कॉमेंट ऑन दी एग्जैक्ट एक्यूरेसी ऑफ दैट मैप बिकॉज मैंने तो गूगल से उठाया है, पर इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट दी आइडिया। वो आइडिया क्या है कि अगर आप देखो ये इंडिया के मैप में, तो कुछ येलो वाला एरिया है जिनको हम बोल रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स, और कुछ ग्रे वाला एरिया है वो है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये क्या है, तो अपने को समझना है कि जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने इंडिया का भार संभाला कि चलो बच्चों बस ठीक है, बहुत हो गया, अब यहां से वी विल टेक केयर ऑफ इंडिया फ्रॉम नाउ ऑन, उस दिन इंडिया को ना हम दो भाग में डिवाइड कर सकते थे प्राइमरीली। वो क्या है, एक तो वो पार्ट इंडिया का जिसको ब्रिटिश खुद रूल करते हैं, खुद गवर्न करते हैं, वो है जो इस मैप में ग्रे कलर में दिख रहा है। तो खुद गवर्न करते हैं का मतलब क्या हुआ,
खुद गवर्न करते का मतलब यह है कि उन्होंने इसको राज्यों में, दे हैव डिवाइडेड इट इनटू प्रोविंसेस, और हर एक प्रोविंस में या कलेक्शन ऑफ प्रोविंस में डिपेंडिंग ऑन द साइज उन्होंने एक गवर्नर को बिठाया हुआ है। एक गवर्नर बैठा है हर एक प्रोविंस में और उसके साथ में उसके कुछ काउंसिल के लोग बैठे हैं और वो गवर्नर अलोंग विथ हिज काउंसिल वो उस प्रोविंस को चला रहा है। तो मान लो कि कोई मैड्रास प्रोविंस हो गई तो आपके यहाँ पे गवर्नर होंगे जो होंगे गवर्नर ऑफ मैड्रास और वो इसको चला रहे हैं, ठीक, विद हिज काउंसिल। सिमिलरली बॉम्बे प्रोविंस होगी तो उसको बॉम्बे के गवर्नर चला रहे हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से हो गई हमारे पास एक बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस का लेकिन जो गवर्नर है ना उनको हम बोल रहे हैं गवर्नर जनरल। उनका स्टेटस अपने बाकी गवर्नर से सुपीरियर है। वो सो मच सो कि जो बाकी गवर्नर्स हैं दे आर काइंड ऑफ सपोज टू वर्क अंडर हिम। इट्स प्रीटी मच लाइक दिस कि जैसे आप ये लगा लो, मतलब मैं थोड़ा सा ये टेक्निकली स्पीकिंग ये राइट कंपैरिजन नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये लगा लो कि अगर इनके ऊपर कोई ना बैठा हो तो बंगाल वाला जो गवर्नर है वो प्राइम मिनिस्टर हो गया और बाकी सब हो गए मिनिस्टर्स। अपने अपने एरिया में तो अच्छा खासा काम कर सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटी है उनके पास, बट प्राइमरीली उनको इसके हिसाब से ही काम करना है। तो बंगाल के गवर्नर को हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो बाकी सारे गवर्नर्स हैं वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। सो दैट वाज हाउ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू फंक्शन। कीप इन माइंड दैट एवरी गवर्नर हैड हिज ओन काउंसिल, अपनी उनकी खुद की एक बनी हुई थे। दूसरा हो गया ये येलो वाला पार्ट। ये येलो वाला पार्ट क्या है, ये है प्रिंसली स्टेट्स, मतलब राजकुमार जो हमारे यहाँ के थे, जैसे कि पंजाब में मान लो लगा लो आप, या पेप्सू लगा लो, या कोई भी एरिया लगा लो, ठीक। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक राज्य है, उसको रूल कर रहा है इंडियन राजा, लेकिन वो राजा नहीं है, वो राजकुमार है, प्रिंस है वो। वाई? क्योंकि राजा तो ब्रिटेन में बैठा है, ठीक है, किंग इज सिटिंग इन ब्रिटेन, ये सब तो उसके बच्चे हैं, ठीक। तो ये हो गई। अब ये राजा, व्हेन देयर इज अ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, देन हाउ आर दीज किंग्स रूलिंग ओवर देयर टेरिटरी? These kings are ruling because they have accepted the sovereignty of British Kingdom over India। तो ये उसके ना सुजरेनिटी है इनके पास में कि हाँ भाई हम ना अपनी कोई आर्मी नहीं रखेंगे, हम ब्रिटेन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और उनकी अनुमति से, कहीं ना कहीं उनकी परमिशन से ये अपने अपने एरिया के ऊपर रूल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से आज हर एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गवर्नर बिठा देती है, या उसी तरह हर एक प्रिंसली स्टेट में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बंदा बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंट। उसको आप आज के गवर्नर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। तो वो जो बैठा है रेजिडेंट हर एक प्रिंसली स्टेट में, दैट रेजिडेंट इंश्योर्स दैट द प्रिंसली स्टेट इज बीइंग गवर्न्ड एज पर द मोर और लेस एज पर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द ग्रेटर ब्रिटिश एम्पायर। ओके, सो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये समझें कि समझ आ गया आपको कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी इंडिया की। सो दो पार्ट्स में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलो अब यहां से हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिक बैकग्राउंड। अब अपने को हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़नी क्यों है, जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बोला था, अपने यहाँ पे ना यार ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन हुआ और 50 लोगों ने ना 20-50 गोरों को गोलियां मार दी और यहाँ से हमारा कोई वायलेंट स्ट्रगल हुआ। हमारा ना एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन जर्नी है ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। 100 साल की तो हमारी ऑलमोस्ट 1857 के रिवोल्ट के बाद एंड स्पेशली कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद 1885 के बाद की तो हमारी ईयर टू ईयर ट्रेसेबल हिस्ट्री है कि हम किस तरह से फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। तो हुआ क्या है कि बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है, इंडियन रिपब्लिक, I beg your pardon, is not a product of some political revolution, but it's a product of research and deliberation of existing system of administration। जो भी इंडिया में लॉ थे या जो भी बाहर की कंट्रीज में लॉ थे, उनको स्टडी करके किन्होंने, जो बहुत एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, अंबेडकर एंड नेहरूज एंड ऑल दैट, उन्होंने उसको स्टडी करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसलिए इसकी बहुत यूटिलिटी है। तो इसकी ना एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी यूटिलिटी है, एक आपकी ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत यूटिलिटी है इसकी, ठीक। तो इट्स नॉट अ, जैसे मैंने अभी बोला कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेलिब्रेशन।
तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है जो हमारे पास रिपब्लिक बनी, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें, और जो गोरे जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे लॉज बनाते थे उनमें फंडामेंटल डिफरेंस यही था कि जो पुराने वाला था, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो तो किसी इंपीरियल पावर ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया था। हाउएवर जो हमने बाद में बनाए, जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो किसी और ने बाहर से इम्पोज नहीं किया, वो हम खुद से राजी होके, खुद से हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ने बोला कि यस वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज क्रिएटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज our own sovereign body, therefore we call it a legitimate constitution। और इससे पहले के जो एक्ट्स थे उनको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वो ब्रिटिश एक्ट्स लेके आए टू काइंड ऑफ एडवांस देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि ट्रू भी था टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो चले आगे। आई होप आप बेसिक से समझ पा रहे हो कि फंडामेंटल क्या है। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड में हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। लाइक आई सेड, ये वो पॉइंट है जहां पे ब्रिटिश क्राउन इट अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला बस बेटा अब आप जाओ, हम खुद चला लेंगे इंडिया को। ठीक, और पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका क्रिएट किया हुआ, उसका इनेक्ट किया हुआ है ये फर्स्ट स्टैच्यूट, जिसको हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके खास फीचर्स क्या है? सबसे पहला तो ना इसका यही फीचर है कि इट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल। हिंदुस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो दर्शाता है ये एक्ट। ठीक, दूसरा इसका कुछ इसके फीचर्स हैं, वो ये हैं कि इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्रिएट की ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रूल ओवर इंडिया फ्रॉम नाउ ऑन। है क्या वो? सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इसको बोला कि यार आप, एक कोई बंदा हो गया कि यार ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, उसको दिया गया 15 बंदों की एक टीम, जिसको बोला गया कि अब तुम और ये तुम्हारी टीम, इसको हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इस टीम में कौन कौन था? जो तो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया कि एक तो ये हो गए वही ये लोग, प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अभी तक इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, वहां से कुछ लोगों को उठाया जो उनको ठीक लगे, उनके डायरेक्टर्स को उठा के और क्राउन के नॉमिनीज को उठा के, इन दोनों को मिला के एक काउंसिल बनाई गई ब्रिटेन में जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस स्टेट का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको क्या बोला गया, काउंसिल ऑफ इंडिया। इस काउंसिल का काम क्या है? ये काउंसिल इंडिया के मसले सारे के सारे उनको हैंडल करेगी। और पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एनुअली उसके पास रिपोर्ट रखा करेगी कि इंडिया से इस साल इतना हमारा खर्चा हुआ, इतने हमें पैसे आए, इतने हमारे लोग वहाँ पे काम करने गए, इतने लोग हम वहाँ से उठा के लाए, जो भी करना है उन्होंने, वो सारा का सारा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, ये दैट इज द पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, तो इसके याद रखना कि इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो ऑल इंग्लिश एंड दे वर नॉमिनीज ऑफ क्राउन एंड डायरेक्टर्स ऑफ अर्स्टवाइल, जो इससे पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लाइक आई सेड, ही वाज रिस्पांसिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के ऊपर, या ब्रिटेन सो टू से, क्राउन रूल कर रहा है। और इंडिया के मसले कौन देख रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर कौन बंदे हैं? क्राउन के नॉमिनीज जो ऑफ कोर्स इंग्लिश हैं, और डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफ कोर्स इंग्लिश हैं। और इंडिया कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ये किसको बताया जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। सो डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज मिसिंग हियर, विच इज, भाई हिंदुस्तान के लोगों को क्या जवाबदेही है इनकी? इंडिया अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका इंडिया के लोगों को कोई इनकी आंसरेबिलिटी नहीं है। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ वेरी बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म। दिखा तो रहे हैं, हुआ क्या था ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एंड के टाइम थे, तो वहां पे 1857 में रिवोल्ट हुआ, और पूरा जब कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, झांसी की रानी एंड
मंगल पांडे एंड ऑल दैट। उसके बाद में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे वाली फील दी थी कि अरे तुम टेंशन नहीं लो, अब तुम्हें ना डायरेक्ट ब्रिटेन चलाएगा और जो इंडिया के लोग हैं ये अब हमारे सब्जेक्ट्स हो गए और जैसे हम ब्रिटेन को चलाते हैं वैसे हम तुम्हें चलाएंगे। बड़े बेनोवलेंट हैं, पर दिखा के बेनोवलेंट है क्या, डिस्पोटिक रूल कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, दैट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हिंदुस्तान के लोगों की पार्टिसिपेशन मिसिंग है। अभी जब हम इस पे बात ही कर रहे हैं तो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। व्हेन वी से कि यार ये एक्टर बहुत पॉपुलर है, ये हीरो बहुत पॉपुलर है, सो डू वी मीन कि वो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज करता है या उसको ऑस्कर मिला हुआ है या बहुत अच्छा एक्टर है? नॉट नेसेसरली सो। जब हम किसी को बोलते हैं ना ये बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जनता का प्रिय है। जैसे राखी सावंत एक बहुत पॉपुलर पर्सन है, दैट डजंट मीन लाइक यू मे लाइक हर, यू मे नॉट लाइक हर, डजंट मीन दैट कि यार वो बहुत, या पॉपुलर एक्ट्रेस है सो कॉल्ड, तो ये डजंट मीन कि वो बड़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड पर्सन है, पर है क्या, लोग जिसको जानते हैं। तो जब भी आप पॉपुलर वर्ड पॉलिटी में सुनोगे, जब भी आपने पॉपुलर वर्ड पॉलिटी में पढ़ना है तो आपने अपने दिमाग में क्या वर्ड समझना है, जनता, लोग, या पंजाबी में मुंडीर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि XYZ कंट्री कोई भी लगा लो, इंडिया ही लगा लो, वहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है, तो इसका मतलब अल्टीमेट पावर लाइज विद द पॉपुलेस और पीपल। अगर मैं किसी को बोलूं कि यार वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, मतलब अल्टीमेट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। तो याद रहेगा, ये बहुत ज्यादा आपको सही पॉलिटी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ यूजफुल चीज, कि जब भी पॉपुलर वर्ड आपने पॉलिटी में पढ़ा, पॉपुलर मतलब पीपल आप पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लोग, जनता। ठीक है, तो कमिंग बैक टू नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये बोलता है कि पूरा ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई अपने घर और सीधा राजा खुद राज करेंगे। उन्होंने एक बंदा अपॉइंट कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको 15 बंदे और दे दिए, उसको हमने बोल दिया काउंसिल ऑफ इंडिया, सब गोरा लोग। ठीक, अब इसके बाद में इसके अंदर एक्ट के कुछ एसेंशियल फीचर्स। पहला तो ना सिर्फ इंडिया को एक यूनिटरी तरीके से, इतना बड़ा इंडिया, ठीक, 30 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री ऑलमोस्ट 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड में आने वाला इंडिया, उसको आपने क्या कर दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिजिड, वेरी रिजिड सेंट्रलाइज सिस्टम दे दिया। ठीक, उसके बाद में आपने टेरिटरीज तो डिवाइड कर दी प्रोविंसेस में, कि गवर्नर्स भी बना दिए जैसे मैंने उस मैप में सिखाया था, लेकिन उन सबको कैसे काम करना है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। और अब गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है, ये क्या ऑफिस है साहब, इतनी पावर होनी चाहिए बंदे के पास। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ फंक्शन, सिविल, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, all powers are vested in governor general in council and he was responsible to the secretary of state। अब है क्या इसमें, अगेन आपकी कंफ्यूजन्स मिटाने के लिए, कोई कोई आप बोलोगे कि मैंने लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा है, वहां ये पढ़ा है। अगर मान लो बॉम्बे का कोई गवर्नर लगा हुआ है, उसके पास में भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। ठीक, कहीं का भी कोई गवर्नर लगा हुआ, उसके पास में लेजिस्लेटिव पावर है। बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, उसके पास में, या गवर्नर जनरल इन काउंसिल सोटू से, या वाइस रॉय बोल दो, रॉय बोलते हैं ROI फ्रेंच में राजा को, और वाइस बोलते हैं छोटे को, तो गवर्नर जनरल को ही हम बाद में वाइस रॉय बोलने लगे थे, मतलब छोटा राजा। बड़ा राजा कहाँ बैठा है, इंग्लैंड में, छोटा राजा कहाँ बैठा है, इंडिया में। और जो हमारे राजा हैं राजपुताना और पंजाब और यहाँ वहाँ के, वो कौन है, वो राजा है ही नहीं, वो राजकुमार है, अगर हम ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नाउ हैविंग सेड दैट, अब है क्या कि डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नर्स के पास पावर तो है, पर उनके पास में फाइनल पावर नहीं है। गवर्नर जनरल कुड ऑलवेज टेक कॉल ओवरराइडिंग देयर डिसीजन। ठीक, तो इसलिए हम बोलते हैं कि देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अल्टीमेट पावर। तो अगर हमने इंडिया के ऊपर स्ट्रक्चर देखना है ना, कि हाँ क्या पावर स्ट्रक्चर था या इंडिया कैसे रूल हो रहा था, सो आई मेड दिस लिटिल थिंग कि आप ये मान के चलो कि सबसे ऊपर है ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन। जैसे हमारे यहाँ पे होता है पार्लियामेंट और वो प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट, और उसी का एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो है क्या कि नॉमिनल हेड है क्राउन, रियल हेड है पार्लियामेंट। उसके नीचे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहाँ बैठा है,
इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 15 बंदों की इसकी टीम है। ये इंडिया के मसले देखते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना वो तो 50 कंट्रियों पे राज करते हैं, तो इसलिए अगर उनका राजा एक एक कंट्री को देखने लग गया फिर तो हो गया काम। तो हर एक कंट्री के लिए मान लो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठा देते हैं, वो जाके पार्लियामेंट को बता दिया करेगा। तो ऐसे ही इंडिया के लिए हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे हो गया सेक्रेटरी स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता है गवर्नर जनरल, जिसको हम बाद में वाइस रॉय भी बोलते हैं। और उसके नीचे तुम हम हिंदुस्तानी लोग हमारा ड्यूटी के नीचे, जैसे उसमें बोलता है ना लगान में, वैसे तो नीचे हम सब लोग हो गए भाई। ठीक। सो आम जनता के ऊपर गवर्नर जनरल के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। सो दिस इज हाउ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन द एक्ट आफ्टर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये था। इसके बाद का जो अगला एक्ट है उसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं।